बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के बारे में। कि इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिमेट्रिकल बेंडिंग और हमने फार्मूला ड्राइव किया था एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई, और उसमें हमने जो एग्जाम्पल की थी उसको रिवाइज करेंगे। देन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग की बात करेंगे अबाउट नॉन प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके अलावा फिर हम इसके फार्मूला ड्राइव करेंगे एंड देन न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे और फिर इस पे बेस्ट एग्जांपल्स करेंगे। अब हमारे पास है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। सिमेट्रिकल बेंडिंग हमारे पास क्या थी कि हमारे पास जब बेंडिंग के बाद हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन था वो हमारा सिमेट्रिकल होता था अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बेंडिंग की बात की जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बेंड होगा। फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट एंड फॉर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास ये वाले टॉप पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए बॉटम पे कंप्रेशन और टॉप पे टेंशन होगी, और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए टॉप पे कंप्रेशन और बॉटम पे हमारे पास टेंशन होगी। तो इसकी बेंडिंग कुछ इस तरह होगी। लेकिन हमारे पास बेंडिंग के बाद भी हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिकल है। और हमारे पास अगर इसकी देखें तो इसकी बेंडिंग भी कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है। और ये हमारे पास दोनों एग्जांपल किसके हैं, नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के हैं। इसमें भी हमें प्रिंसिपल एक्सिस का पता है और इसमें भी हमें प्रिंसिपल एक्सिस का पता है। ये हमारे पास उस केस में पॉसिबल है जब हमारे लोड क्या लगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगे या किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगे या परपेंडिकुलर लगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये बीम है, ये जिसके मैंने क्रॉस सेक्शन बनाए हुए दो, ये मेरे पास अगर इस बीम पे हम अपने लोडिंग की बात करें तो हमने ये वाली लोडिंग एज्यूम की थी। अब ये हमारे पास बीम की क्या है, एक्स डायरेक्शन है, और ये हमारे पास वाई डायरेक्शन होगी, एक्स वाई, और आउट ऑफ द बोर्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, जेड डायरेक्शन हो जाएगी। इस डायरेक्शन एक्स वाई एंड जेड। अगर हम लोडिंग की बात करें तो हमारे लोडिंग क्या है, वाई डायरेक्शन के पैरेलल है, और जेड डायरेक्शन के भी हमारे पास क्या बना रही है, जेड डायरेक्शन के साथ जेड डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये हमारे पास इस तरह लग रही है। तो हमारे पास जेड डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। हमारे पास ये किसी एक डायरेक्शन के भी या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। अगर आप वाई एक्सिस देखें तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर, और जेड डायरेक्शन हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड है। तो मतलब इसका और इसका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इस केस में हमारे पास क्या था, हमारे लोड पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के या तो परपेंडिकुलर थे या पैरेलल थे। लेकिन इन केस हमारे पास नॉन प्रिंसिपल एक्सिस के केस में लोड किसी एंगल पे लग जाए यहाँ पे, तो इसी तरह जो होगा। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन पे बीम हमारे पास किस तरह लग रहा हो, इस तरह लग रहा हो ऑफ मैग्नीट्यूड पी, जो कि हमारे पास वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा हो। देन हमारे पास ये जो बेंडिंग होगी सिमेट्रिकल बेंडिंग नहीं होगी। हमारे पास बेंडिंग एक्सिस जो हमारे पास हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है तो हमारे पास इस तरह हमारे पास होगी, और अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी। पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से टॉप पे हमारे पास कंप्रेशन होती है। अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट हुई तो फिर हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, और अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट हुई तो फिर हमारे पास इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमारे पास जो छोटा एंगल हो फोर्स और मूवमेंट के दरमियान, मूवमेंट और फोर्स के दरमियान, मूवमेंट से फोर्स के दरमियान, वो हमारे पास 90 डिग्री बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। नेगेटिव बेंडिंग तो फोर्स और मूवमेंट के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो मूवमेंट और फोर्स के दरमियान हमने एंगल हमेशा मूवमेंट टू फोर्स लेना है। मूवमेंट और फोर्स के दरमियान वाला एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये हमारे पास मूवमेंट से फोर्स का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए फॉर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। और फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट ये हमारे पास क्लॉकवाइज होना चाहिए और ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों हमारे पास ये प्लेन आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इन केस हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूँ कि पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। हमारे पास ये साइन कन्वेंशन जो है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की थी, तो हमें क्या करना होगा, मूवमेंट को रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि मूवमेंट हमारे पास एक वेक्टर है। और फिर हमारे पास अगर ये वेक्टर है तो फिर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल 30 है तो हमारे पास ये एंगल भी 30 हो जाएगा। हम इसको हमारे पास क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे अबाउट बोथ एक्सिस, वन एक्सिस दिस वन दिस। तो हमारे पास ये वाली जो हो जाएगी m साइन ऑफ 30, क्योंकि एंगल हमारे पास इस एक्सिस के साथ है, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा m cos ऑफ 30। अब हमारे पास मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस भी आ जाएगी और मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस भी आ जाएगी। हमारे पास दो मूवमेंट्स आ जाएंगे, तो हमारे पास स्ट्रेसेज हो जाएंगे सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस प्लस सिग्मा फ्लेक्सर ड्यू टू मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस। और मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड, और माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई सिग्मा। हमारे पास जितनी भी हमारे पास मूवमेंट्स होंगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो फोर्सेस लग रही होती है, एक इस तरह लग रही है कुछ
45 डिग्री के एंगल पर लग रही है, P2 है लेट्स अज्यूम, ये हमारे पास क्या है P1 है, और ये भी हमारे पास क्या है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। अगर ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, कम वाला एंगल, शॉर्टेस्ट एंगल। हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट टू फोर्स हमारे पास क्या बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। हमारे पास इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और हमें क्या करना है, हमने डायरेक्ट पहले फोर्सेस को रिजॉल्व करके उनकी मूवमेंट नहीं लेंगे, हमने पहले सारी की सारी मूवमेंट्स लेंगे, देन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम दिस इज m2, तो हम m2 को भी रिजॉल्व कर देंगे अबाउट सिर्फ एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, दोनों के हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। इन केस ऑफ नॉन प्रिंसिपल एक्सिस तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, m sin ऑफ 30, m cos ऑफ 30, और फिर हमें इनके पॉजिटिव और नेगेटिव देख के इनको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे थी मूवमेंट्स, दो मूवमेंट्स बन रही थी हमारे पास, कुछ इस तरह बन गई थी हमारे पास, एक कंपोनेंट इस तरह आ गया m1y, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट मेरे पास इस तरह आ गया m2y, और इसी तरह z एक्सिस का एक कंपोनेंट इस तरफ चला गया, और दूसरा भी हमारे पास क्या हो गया, इस तरफ चला गया दो। तो हमारे पास ये m1y है, m2y है, और m1z एंड m2z। मेरे पास क्या हो जाएगा, m1y m2y, मुझे इनको ऐड करने के लिए, इनके रिजल्टेंट को ऐड करने के लिए डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। मैं फॉर एग्जांपल अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा m1y माइनस m2y। तो मेरे पास ये केस हो सकता है, इनका आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मेरे पास आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब मैं इसको इस तरह ड्रा करूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा इन दोनों का y की डायरेक्शन में इस तरह होगा। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि मैं रिजल्ट इस तरह अप्लाई कर रहा हूँ, और m1z एंड m2z बोथ हमारे पास किस डायरेक्शन में, नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m1z माइनस m2z, इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास z की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा। देन हमने सिंपल वही फार्मूला लगाना है कि सिग्मा इक्वल टू सिग्मा फ्लेक्स z ड्यू टू my प्लस सिग्मा फ्लेक्स z ड्यू टू mz। अब हमारे पास इस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो इन द फॉर्म ऑफ जेड वाई बनेगी। सिग्मा हमारे पास सेम केस है कि हम जेड वाई की फॉर्म में डिराइव करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस पर ये डायग्राम बनाने के लिए हमें मैक्सिमम कॉर्नर पे, हमें ऑल बाउंड्री पॉइंट्स पे स्ट्रेसेस चाहिए होते, तो हम जेड और वाई की वैल्यू पुट करके वो स्ट्रेसेस फाइंड कर देते, तो हमें इक्वेशन चाहिए जेड और जेड वाई की फॉर्म में। लेकिन हमारे पास जब ये इक्वेशन ड्राइव होती है, तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास सिग्मा फ्लेक्स z ड्यू टू my प्लस सिग्मा फ्लेक्स z ड्यू टू mz, इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। हमारे पास इससे पहले जो इक्वेशन ड्राइव्स होती थी हमारे पास, उसमें p बाई a कांस्टेंट टर्म होती थी, उसके साथ y या z नहीं होता, तो इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, my एंड mz। तो इसकी इक्वेशन जो हमारे पास ड्राइव होगी फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह होगी, सिग्मा इक्वल टू k1y प्लस k2z, k1 की भी कुछ वैल्यू हो सकती है, k2 की वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो इस केस में हमारी न्यूट्रल एक्सिस रोटेट करेगी। इससे पहले हम अब तक जितने भी कंबाइंड स्ट्रेस के वो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, उस केस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होती थी बाय सम डिस्टेंस, हमारे पास किसी फॉर एग्जांपल इस जगह से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाती थी। लेकिन इस केस में हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस फॉर एग्जांपल अगर ये है तो ये हमारे पास इससे रोटेट कर जाएगी, और कितने एंगल से रोटेट करेगी वो हमारे पास, लेट्स अज्यूम दिस इज अल्फा, तो वो हमारे पास हो जाएगा y बाय z। लेकिन कहाँ से लेना है, तो हमने लेना है z एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमने एंगल लेना है z एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, या इधर से भी हमारे पास नेगेटिव z एक्सिस से क्लॉकवाइज लेंगे, पॉजिटिव z एक्सिस से क्लॉकवाइज लेंगे, दोनों केसेस में हमने एंगल क्लॉकवाइज लेना है। ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा y बाय z। हमारे पास इस इक्वेशन में सिग्मा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू 0 पुट किया तो k1y प्लस k2z और माइनस k1y इज इक्वल टू k2z, और y बाई z अगर दोनों तरफ हम z पे डिवाइड कर दें ये खत्म हो जाएगा, और इधर से y बाई z इज इक्वल टू माइनस k1 डिवाइडेड बाई k2, और y बाई z की जगह हम क्या रखेंगे, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y बाई z। देन हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इससे हमारे पास वो एंगल आ जाएगा जिससे हमारे पास हमारी न्यूट्रल एक्सिस क्या हो रही होगी, रोटेट हो रही। अब इस पर बेस हम दो एग्जांपल्स करते हैं, एक में हमारे पास सिंपल लोडेंगे और दूसरे में हमारे पास कंबाइंड लोडेंगे। हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल 1.4 एक 3 मीटर का हमारे पास
बीम है, स्पैन लेंथ इसके हमारे पास 3 मीटर है, और इसमें हमारे पास 4 किलो न्यूटन का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। लेकिन हमारे पास इसका 4 किलो न्यूटन का हमें रिजल्टेंट दिया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ वेरी किस तरह का है। हमारे पास टोटल 4 किलो न्यूटन लोड है जो कि हमारे पास 3 मीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमारे पास ये लोड का जो एंगल है हमारे पास वर्टिकल के साथ ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। हमारे पास इसकी बेस 100 मिलीमीटर है और हाइट हमारे पास कितनी है 150 मिलीमीटर। ये प्रॉपर्टीज हमें गिवन है और हमें कहा है क्या करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं हमारे पास इसकी बाउंड्रीज पॉइंट पे। स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनानी है, मतलब हमें इस पॉइंट पे स्ट्रेसेस चाहिए। तो उस पॉइंट पे स्ट्रेसेस फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें मूवमेंट फाइंड करनी होगी, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होती है, मिड पे होती है। सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड कर देते हैं। 4 किलो न्यूटन टोटल है, सिमेट्रिकल है, तो हमारे पास 2 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा, देन 2 किलो न्यूटन इधर आ जाएगा। अब मैंने लेफ्ट पे सेक्शन कट किया है, लेफ्ट पे मूवमेंट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले मैं सेक्शन ड्रा कर देता हूँ। ऐसे ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 किलो न्यूटन। अब ये हमारे पास 3 मीटर पे 1.5 किलोमीटर, 3 मीटर पे 4 किलोमीटर लग रहा था। और हमारे पास मैंने क्या किया, सेक्शन हाफ में ड्रा किया, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिड पे होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 किलो न्यूटन हो जाएगा टोटल 2 किलो न्यूटन, यानी कि इसका रिजल्टेंट हमारे पास 1.5 के हाफ पे लगेगा। और यहाँ पे हमारे पास फोर्सेस इस तरह ड्रा करते हैं। हम शेयर फोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हमने क्या करना है, सिर्फ मूवमेंट फाइंड करनी है। मूवमेंट इज इक्वल टू, हम इस बेस पे मूवमेंट ले रहे हैं, हम अपवर्ड फोर्सेस जो मूवमेंट काज करते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड फोर्सेस जो मूवमेंट काज करते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। तो हमारे पास मूवमेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 1.5 इस फोर्स की मूवमेंट। हमारे पास अपवर्ड लग रही है तो पॉजिटिव होगी, माइनस इस फोर्स की मूवमेंट। हमारे पास इसका रिजल्टेंट क्या है, 2 किलो न्यूटन। कहाँ पे लगेगा, 1.5 के हाफ पे लगेगा, 2 × 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हमारे पास जो मूवमेंट आती है वो हमारे पास आती है 1.5, और फोर्स हमने किस में ली है, किलो न्यूटन में, और डिस्टेंस हमारे पास किस में है, मीटर में है। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। न्यूटन मिलीमीटर हम यूजुअली यूनिट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मूवमेंट आ गई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर। अब हमारे पास अगर इसका मैं सेक्शन ड्रा करूँ 2D प्लेन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, 100 150 मिलीमीटर। ये हमारे पास फोर्स लग रही है, जो भी हमारे पास ये क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, और इसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट जो काज होगी वो इस प्लेन पे काज होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो फिर हमारे पास ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स और मूवमेंट का एंगल हमारे पास क्या रहेगा, ऑलवेज 90 रहेगा। अब हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट इस तरह भी आ सकती थी, इस तरह भी आ सकती है, और इस तरह भी आ सकती है। हमारे पास इस प्लेन पे इस तरह भी लग सकती है और इस तरह भी लग सकती है। तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है। तो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, तो हमारे पास मूवमेंट टू फोर्स, मूवमेंट टू फोर्स, हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल होगा वो हमारे पास मूवमेंट टू फोर्स जो बनेगा वो हमारे पास किस तरह बनना चाहिए, क्लॉकवाइज बनना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी ये डायरेक्शन एज्यूम करता हूँ तो मूवमेंट टू फोर्स हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। मेरे पास मूवमेंट की डायरेक्शन ये नहीं होगी, बल्कि मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। जब हमारे पास मूवमेंट टू फोर्स एंगल लेंगे वो हमारे पास किस तरह बनता है, क्लॉकवाइज बनते हैं। तो हमारे पास ये मूवमेंट की डायरेक्शन आ गई, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। हमारे पास मूवमेंट का एंगल भी है, फोर्स भी है, तो हम मूवमेंट को क्या कर देंगे, रिजॉल्व कर देंगे। हमारे पास मूवमेंट का एक कंपोनेंट, अगर मैं मूवमेंट को डाटेड से शो करूँ तो कंपोनेंट को मैं सॉलिड लाइन से शो कर सकता हूँ। ये हमारे पास एक कंपोनेंट आ जाएगा m cos ऑफ 30, और एक मेरे पास ये कंपोनेंट आ जाएगा m sin ऑफ 30। m sin ऑफ 30 हमारे पास मूवमेंट अलॉन्ग y एक्सिस है, और m cos ऑफ 30 हमारे पास मूवमेंट अलॉन्ग z एक्सिस है। मूवमेंट अबाउट z एक्सिस या मूवमेंट अबाउट y एक्सिस m sin ऑफ 30 एंड मूवमेंट अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू m cos ऑफ 30। अगर हम my की बात करें तो हमारे पास क्या है, 1.5 मूवमेंट हमारे पास क्या है, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ इंटू साइन ऑफ 30, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर।
देन हमारे पास एम जेड क्या है, एम cos ऑफ 30, मोमेंट हमारे पास गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 और cos ऑफ 30 हमारे पास, तो ये बन जाएगा 1.30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 न्यूटन मिलीमीटर। हमने क्या करना है, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करनी है और फिर हमारे पास कॉर्नर पर स्ट्रेस चाहिए। तो न्यूट्रल एक्सिस और उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कौन कौन सा, आई वाई एंड आई जेड। और हमारे पास इस सेक्शन देखें तो हमारे पास रेक्टेंगुलर का सेक्शन है, इसकी सेंट्राइडल एक्सिस ही हमारे पास मेन हमारे एक्सिस है, तो हमारे पास इस केस में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं यूज होगा, सिर्फ आई वाई इज इक्वल टू एच बी क्यूब बाई 12 एंड आई जेड इज इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12। एच हमारे पास कितना है 150 इंटू 100 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और ये हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 150 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आती है 28.125 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6, 28.125 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन थी सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई। अब ये हमारे पास ये माइनस क्यों लेते हैं, तो हमारे पास हमने जो डायरेक्शन जेड एक्सिस की ज्यूम की है, ये हमारे पास यूजुअली जो हम डायरेक्शन एज्यूम करते हैं वो ये वाली एज्यूम करते हैं, तो उसके अपोजिट एज्यूम की हुई है, तो हमारे पास इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाते हैं, माइनस आ जाते हैं। या फिर हमारे पास ये भी कर सकते हैं कि माइनस के साथ फॉर्मूला अपनी कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, जहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होती है वहाँ पे टेंशन माइनस के साथ प्रोड्यूस करते हो, ये हमारे पास प्लस के साथ प्रोड्यूस कर देते हैं उसी जगह पे टेंशन। तो हमारे पास क्या करनी है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। एम वाई हमारे पास कितना है 0.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू जेड डिवाइडेड बाई आई वाई। आई वाई हमारे पास कितने हैं 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 माइनस एम जेड हमारे पास कितना है 1.30 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई आई जेड 28.125 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 इंटू वाई। ये हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 6 और 10 रेज़ टू द पावर 6 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और सिग्मा इज इक्वल टू 0.060 जेड प्लस माइनस 0.046 माइनस 0.046 वाई। ये हमारे पास क्या है, हमारी मेन इक्वेशन है, कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन, जो कि हमने हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंबाइंड स्ट्रेस के हमारे पास कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वाई जेड। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है सिग्मा इज इक्वल टू 0.046 वाई माइनस 0.06 जेड। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमने जो फार्मूला था पढ़ा था वो क्या था कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई जेड। तो इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, वाई बाई जेड की इक्वेशन वाई बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 और न्यूट्रल एक्सिस 0.046 वाई माइनस 0.06 जेड। हमारे पास ये इस तरफ आ जाएगा 0.06 जेड इज इक्वल टू 0.046 वाई। हमें क्या है वाई बाई जेड की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास उस तरफ जाके जेड उस तरफ डिवाइड हो जाएगा, 0.046 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046। हमारे पास वाई बाई जेड किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा के बराबर है, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046। यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046। तो हमारे पास यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिग्री। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। और हमने बात की थी कि हम जो इसका जो एंगल आएगा वो क्या लेंगे, जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो वो हमारे पास जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कुछ एंगल बन जाएगा, इधर से भी जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, इधर से भी जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाते हैं। तो स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाने के लिए हमने इक्वेशन फाइंड की हुई। इक्वेशन हमारे पास
हमने ऑलरेडी फाइंड की है सिग्मा इक्वल टू वाई और जेड। हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें वाई और जेड की वैल्यू डालनी है। तो फॉर एग्जांपल ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इधर से हमने लिखा है माइनस और प्लस। अब हमने क्या करना है, स्ट्रेस की इक्वेशन फाइंड कर दी, देन हमारे पास दूसरा काम होता है न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करना। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाई बाई जेड। तो इस इक्वेशन से मैंने क्या करना है, वाई बाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 फॉर न्यूट्रल एक्सिस, तो हमारे पास आ जाएगा 0.046 वाई इज इक्वल टू 0.06 जेड, और वाई बाई जेड इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046। वाई बाई जेड हमारे पास किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाई 0.046। हमारे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 52.5 डिग्री। हमने अल्फा की वैल्यू के बारे में बात किया था कि हम अल्फा क्या लेंगे, जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। हमारे पास अगर जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की जाए तो ये हमारे पास हमारी क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी 52.5 डिग्री पे। यहाँ से क्लॉकवाइज या यहाँ से क्लॉकवाइज हमारे पास एक ही बात है। देन न्यूट्रल एक्सिस को लोकेट करने के बाद हमारे पास हम क्या करते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम को बनाते हैं। तो स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम को बनाने के लिए हमने क्या करना है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे स्ट्रेसेस को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करता हूँ ये हमारे पास कॉर्नर 1 है, ये कॉर्नर 2 है, ये कॉर्नर 3 और ये कॉर्नर 4 है। अगर इस पे मैं वाई और जेड की वैल्यू की बात करूँ तो हमारे पास जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, और हमारे पास कितनी हो जाएगी, 100 का हाफ, क्योंकि हमारे पास ये हमारा सेकेंड सिमेट्रिकल है तो 50, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -75, इसका 150 का हाफ और नेगेटिव डायरेक्शन में, देन ये हमारे पास हो जाएगी -50 -75 -50 प्लस 75 एंड 50 प्लस 75। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी जाए, पुट करते जाना है, और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 को फाइंड करना है। तो लेट्स फाइंड करते हैं। हमारे पास सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.046 इंटू वाई। वाई की वैल्यू हमारे पास 1 के लिए कितनी है, -75 प्लस 0.06 इंटू जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50। तो इससे हमारे पास सिग्मा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आती है, 6.45 मेगापास्कल। सेम इसी तरह मेरे पास सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी। वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -75, और जेड की जगह अब 50 के बजाय -50 पुट करूंगा, तो इससे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 0.45 मेगापास्कल। सेम विथ 3 सिग्मा 3 के लिए हमारे पास -50 एंड +75 एंड -50, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है। तो ये हमारे पास साइन चेंज होने की वजह से यही हमारे पास क्या जाएगा, -6.45 मेगा पास्कल, और सिग्मा 4 विल बी इक्वल टू -0.45 मेगा पास्कल। अब हम क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम में बना देते हैं। तो हमारे पास टेंशन है किसकी, 6.45 मेगा पास्कल। तो लेट्स इस सेक्शन में मेरे पास क्या है, टेंशन है 6.45 मेगा पास्कल की डी। हमारे पास ये हमारा कॉर्नर 1 है, यहाँ पे मेरे पास, अब इसको रफ कर देते हैं। ये 1 2 3 एंड 4, तो स्ट्रेस 1 हमारे पास कितना है, हमारे पास सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 इक्वल टू 6.45 मेगा पास्कल। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के बाय वाली तरफ पे हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, दैट इज 6.45 मेगा पास्कल। सिग्मा 2 इज 0.45 मेगा पास्कल, ये हमारे पास कितने है, 0.45 मेगा पास्कल। दैट्स हमारे पास ये आ गया 0.45 मेगा पास्कल, यानी सिग्मा 3 इज -6.45 -6.45। तो ये हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगा। इसको अपवर्ड भी प्लाट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें कंप्रेशन शो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज -0.45 -0.45। अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, दिस इज -0.45 6.45 पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, कंप्रेसिव है, ये हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, ये
हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेसेस में प्लस 0.45 मेगा पास्कल एंड दिस इज माइनस 6.45 मेगा पास्कल। ये हमारे पास क्या है, इसकी स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम है। न्यूट्रल एक्सिस की बात की जाए तो वो हमारे पास किस पे थी, ये हमारे पास 52 पॉइंट थी, जो भी इसका एंगल था हमारे पास वो इंक्लाइन हुई। हमारे पास एक ये जीरो स्ट्रेस का पॉइंट आता है, एक ये जीरो स्ट्रेस का पॉइंट आता है। इसके बाद अब हम एक और एग्जांपल करते हैं आप टी सेक्शन की कैंटिलीवर बीम। सो हमारे पास ये कैंटिलीवर बीम आप 10 फीट, हमने क्या करना है, वॉल पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस फाइंड करने हैं, मैक्सिमम एट वॉल, टेंसाइल और कंप्रेसिव, उसकी नेचर भी बतानी है कि टेंसाइल में मैक्सिमम कितना और कंप्रेशन में मैक्सिमम कितना है। देन हमारे पास ये दो फोर्सेज लगी हैं 14 एल वी एंड 1000 एल, और ये हमारे पास क्या लग रही है, एक एंगल पे लग रही है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है। अब मेरे पास इनकी जो मूवमेंट्स होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, इस प्लेन के ये वाली जो होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, या इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी। अब हमारे पास हम डायरेक्शन कौन सी जूम करेंगे, मैं ये वाली डायरेक्शन जूम करूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कैंटिलीवर बीम के फिक्स एंड पे हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, ये वाली हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पास करेगी। इधर से भी देखने तो क्लॉकवाइज काज कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज काज कर रही है जब मैं इसका लेफ्ट वाला सेक्शन ले रहा हूँ, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तो मेरे पास एंगल एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये देखिए मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में फोर्स का और इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये 45 है तो मेरे पास ये भी 45 हो जाएगा। देन मेरे पास इसका भी बेंडिंग मोमेंट होगी 30 डिग्री, उसका प्लेन मेरे पास ये होगा, ये 30 है तो फिर मेरे पास ये भी 30 होगा, क्योंकि फोर्स और मेरे पास ये जो है मूवमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो मेरे पास इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और मूवमेंट इसकी क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मेरे पास क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 90 बनाती है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ये जूम करता हूँ तो मूवमेंट टू फोर्स एंगल क्लॉकवाइज बन रहा है, ये देखिए इधर से क्लॉकवाइज बन रहा है, मुझे ये डायरेक्शन जूम करनी होगी जिसमें मेरे पास क्या हो, एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने, ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने, ये 30 है ये 45 है। अब मेरे पास अगर मैंने इसे P2 कहा है तो ये मेरे पास M2 हो जाएगी, और ये मेरे पास अगर P1 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, M1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेक्शन की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं, आई वाई आई जेड एंड सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालते हैं। सेंट्रॉइड के लिए मुझे रेफरेंस एक्सिस अज्यूम करनी होगी, तो फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंस एक्सिस क्या कर रहा हूँ, बॉटम सरफेस को रेफरेंस एक्सिस अज्यूम कर रहा हूँ। हमारे पास एक एक्सिस का तो मसले नहीं है, हमारे पास सिमेट्रिकल है तो एक एक्सिस हमारे पास ये आ जाएगी। जेड बार का मसला नहीं, जेड बार हमारे पास 0 है इस केस में, और हमारे पास हमने रेफरेंस एक्सिस अज्यूम कर ली, तो सब तो वाई सेंट्रॉइड हमारे पास हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने 1 कहा, इसको 2 कहा, तो A1 हमारे पास कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, और y1 हमारे पास क्या है, दोनों की सेंट्राइडल हमारी रेफरेंस एक्सिस और उस एरिया की सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। तो इस एरिया की सेंट्राइडल एक्सिस मेरे पास कहाँ पे लाई करेगी, 4 इंच पे लाई करेगी बॉटम से, ये हमारे पास इसके सेंट्राइडल एक्सिस बॉटम से 4 इंच पे लाई करेगी। जो सेंट्राइडल एक्सिस और मेरी रेफरेंस एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस 4 इंच प्लस A2 मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 इंच, एंड y2 मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके सेंट्राइडल एक्सिस 2 के हाफ पे लाई करेगी, यानी कि यहाँ से 1/2 पे 0.5 पे, लेकिन रेफरेंस एक्सिस से कितना हो जाएगा 8 प्लस 0.5 यानी कि 8.5 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 8 प्लस 6, वाई सेंट्राइड मेरे पास आ रहा है 5.93 इंच। हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला हमारे पास हो जाएगा 5.93 इंच। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आई वाई एंड आई जेड निकालते हैं। तो अगर मैं आई जेड निकाल दूँ, आई जेड मेरे पास क्या हो जाएगा, आई जेड सेंट्राइडल प्लस ए इंटू y1 का स्केयर फॉर एरिया नंबर 1 प्लस आई जेड सेंट्राइडल प्लस A1 इंटू y1 का स्केयर फॉर एरिया नंबर 2। हमारे पास आई जेड इज इक्वल टू बी आई जेड सेंट्राइडल हमारे पास क्या है, बी एच क्यूब बाई 12, बी मेरे पास क्या है 1, हाइट हमारे पास क्या है 8 1 इंटू 8 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस इसका एरिया हमारे पास क्या है 8 एंड y1 हमारे पास। अब हमारी मैन जो सेंट्राइडल एक्सिस हमने फाइंड किया वो और इस एरिया की सेंट्राइडल एक्सिस दरमियान का डिस्टेंस, तो हमारी सेंट्राइडल एक्सिस बॉटम से लाई कर रही है 5.3 पर और इस एरिया की लाई कर रही है 4 पर बॉटम से, तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस हो जाएगा 5.93 माइनस 4, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा वाई सेंट्राइड, ये हमारे पास 4 है टोटल 5.93, तो 5.93 माइनस 4 तो मेरे पास वाई सेंट्राइड आ जाएगा और
स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है 6, एच क्या है 1 डिवाइडेड बाई 12, बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया हमारे पास 6 है और वाई 1। अब इसकी सेंट्राइडल एक्सिस और मेन सेंट्राइडल एक्सिस का डिस्टेंस, मेरे पास इसकी सेंट्राइडल एक्सिस इधर से 0.5 पे लाई कर रही है और बॉटम से हमारे पास 8.5 पे। अगर इसका डिस्टेंस देखा जाए तो बॉटम से हमारे पास कितना है 8.5 इंच और बॉटम से उस सेंट्राइड का डिस्टेंस कितना है 5.93, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8.5 माइनस 5.93 का स्क्वायर। अगर ये हम आई जेड बार कैलकुलेट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 112.6 इंच पावर 4। सिमिलरली आई जेड हमारे पास आई वाई जो होगा वो हमारे पास सिंपल एच वी क्यूब बाई 12 एच वी क्यूब बाई 12, क्योंकि उस केस में हमारे पास जेड डिस्टेंस लाइन नहीं करेगा दोनों की सेंट्राइडल एक्सिस के दरमियान। इस एरिया की सेंट्राइडल एक्सिस यही है और हमारी मेन सेंट्राइडल एक्सिस भी यही है, तो वो सिंपल हमारे पास हो जाएगा एच वी क्यूब बाई 12 8 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये हमारे पास 1 इंटू 6 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 और ये मेरे पास आ रहा है 18.67 18.67 इंच पावर 4। ये साइड पे लिख देते हैं और इसको रफ कर देते हैं। हमारे पास आई जेड आ रहा है 112.6 एंड आई वाई मेरे पास आ रहा है 18.67। अब हमने आई जेड आई वाई निकाल दिया, अब हम क्या करते हैं मूवमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले मूवमेंट निकालने से पहले हम मूवमेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देन उनको वेक्टर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाली फोर्स जो है मेरे पास 14.14 पॉइंट, हमने वाल पे उसको फाइंड करना है तो 14.14 पे जो है वाल पे हमारे पास स्ट्रेस मूवमेंट्स क्या होगी 14.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की। अगर हमने इसको क्या कहा है P2 का है तो हमारे पास जो M2 हो जाएगी वो हो जाएगी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास कितना है 414 मल्टीप्लाई बाय 10 फीट। 10 फीट हम इसको पाउंड इंच में करते हैं तो हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा मेरे पास 169,680 169,680 और इसका वो क्या रहेगा पाउंड इंच रहेगा। सॉरी ये मेरे पास M1 होगा क्योंकि मैंने 14.14 वाली फोर्स को क्या कहा हुआ है P1 कहा हुआ है, तो ये हमारे पास M1 हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो 1000 वाली फोर्स है इसको मैंने M2 P2 का है तो इसकी मूवमेंट हमारे पास M2 हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस मेरे पास कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय इसको इंच में कन्वर्ट करने के लिए तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगा 72,000 पाउंड इंच। अब मेरे पास दोनों मूवमेंट्स आ गए। अब मैंने क्या करना है मूवमेंट्स को रिजॉल्व करना है। मेरे पास एक मूवमेंट ये आ गई M2 और ये मेरे पास मूवमेंट क्या है M1। अब अगर इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो मेरे पास इसको ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास ये M2 है और ये मेरे पास क्या है M1 है 45 डिग्री पे। तो अगर इनके कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे तो हमारे पास एक कंपोनेंट ये बन जाएगा M2 का और M2 का एक कंपोनेंट मेरे पास ये बन जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा M2 sin ऑफ 30 और ये मेरे पास हो जाएगा M2 cos ऑफ 30। इसके अलावा मेरे पास जब M1 को मैं रिजॉल्व करूंगा तो M1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा M1 sin ऑफ 45 और M1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा M1 cos ऑफ 45। तो जो मेरे पास मूवमेंट अलॉन्ग z एक्सिस लगी ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास z एक्सिस है, तो mz हमारे पास क्या हो जाएगी इन दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस M1 cos ऑफ 45 माइनस M2 cos ऑफ 30। मेरे पास दोनों माइनस में इसलिए कि ये हमारे पास नेगेटिव z एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं। माइनस M1 cos ऑफ 45 और माइनस M2 cos ऑफ 30। M1 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 169 और M2 की वैल्यू निकाली हुई है 7200 और ये पुट करके जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा mz है, ये M2 नहीं mz का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा वो mz को जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा वो आएगा हमारे पास -182,336 -182,336। सिमिलरली हमारे पास जो my का मैग्नीट्यूड आ जाएगा my में हमारे पास ये मूवमेंट लग रही है ये पॉजिटिव है M2 sin ऑफ 30
-m1 साइन ऑफ 45। माइनस इसलिए कि हमारे पास नेगेटिव वाई डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है मेरे पास आ जाएगा -93982 -93982। और इनके यूनिट मेरे पास पाउंड इंच रहेगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया था, पाउंड इंच। एम वाई भी निकाल दी, एम जेड भी निकाल दी, और हमने सारे के सारे जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज नीड थी हमने वो भी निकाल दी। अब सिंपल हमने क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है। हमने मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकालने हैं और इंक्लिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने की, न्यूट्रल एक्सिस कितनी शिफ्ट होगी। तो हमारे पास स्ट्रेस की इक्वेशन क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एम जेड डिवाइडेड बाई आई जेड इंटू वाई प्लस एम वाई डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू जेड। हमने एम जेड की वैल्यू भी निकाली हुई है -182 इंटू 336, और आई जेड की वैल्यू भी निकाली हुई है 112.6, एम वाई की वैल्यू -93 एंड आई वाई की वैल्यू हमारे पास 18.6। तो इधर से जो वैल्यू पुट करने के बाद स्ट्रेस की इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस 1619y माइनस 5035z 5035z। ये हमारे पास क्या आ गई, मेन इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसके बाद हमें इंक्लिनेशन ऑफ एंगल निकालना है, इंक्लिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, अल्फा चाहिए होगा। तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है, सिग्मा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा 1619y इज इक्वल टू 5035z। हमने क्या करना है, y बाय z इज इक्वल टू 5035 डिवाइडेड बाय 1619, और y बाय z हमारे पास किसके बराबर है, tan ऑफ अल्फा के बराबर है। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5035 ओवर 1619। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 72.2 डिग्री, 72.2 डिग्री। हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो मतलब हमने एंगल क्या लेना है, z एक्सिस से लेना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम इस एंगल को लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी वो इस तरह कुछ 72 पे शिफ्ट हो जाएगी, इधर को आ जाएगी। ये वाला एंगल मेरे पास रहेगा 72.2 डिग्री। और हमने स्ट्रेसेस, मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, y और z की वैल्यू पुट करनी होगी, मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट दिस एंड। तो इसके लिए हमें सारे के सारे स्ट्रेस का नॉन होना लाजमी है। हमारे पास इस पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, या इन सब स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे के सारे कॉर्नर्स की वैल्यू पुट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इन कॉर्नर्स को कुछ नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस डायग्राम को मैं फिर बनाता हूँ, उसके बाद इसके सिर्फ मतलब नेसेसरी चीज़ें लिख के। सो अब हमने क्या करना है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे स्ट्रेसेस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास कॉर्नर्स के पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस की इक्वेशन तो हमारे पास है, कॉर्नर्स के पॉइंट निकालते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हाफ, यानी कि 6 का हाफ 3। तो z की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3, और y की वैल्यू सेंट्रोइडल एक्सिस से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो कि हमारे पास कितने 3.07। तो यहाँ पे मैं z की जगह 3 पुट करूंगा और y की जगह क्या पुट करूंगा, 3.07 पुट करूंगा। तो इधर से मेरे पास स्ट्रेस 1 की वैल्यू आ जाएगी -10 × 135 psi। सिमिलरली मेरे पास इस तरह स्ट्रेस 2, स्ट्रेस 3, स्ट्रेस 4 सारे आते जाएंगे अप टू स्ट्रेस 8। स्ट्रेस 2 के लिए मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेस 2 के लिए मेरे पास z की वैल्यू सेम रहेगी 3, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास 3.07 में से एक कम हो जाएगा, यानी कि 2.07। सिमिलरली पॉइंट 3 के लिए मेरे पास y की वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन z की वैल्यू मेरे पास कम हो जाएगी, इसका हाफ, 1 का हाफ मेरे पास कितना हो जाएगा 0.5। लेकिन सारे के सारे अब हमारे पास क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में लाइक कर रहे हैं। इस तरह 4 कॉर्नर में मेरे पास z हमारे पास 0.5 ही रहेगा, लेकिन y मेरे पास चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5.93। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे पास 5.93 है, लेकिन नेगेटिव में लाए होने की वजह से -5.93, और ये मेरे पास हो जाएगा -0.5 -5.93। हमने क्या करना है, सिंपल ये वाले सारे पॉइंट्स y और z में पुट करने जाते हैं, तो हमारे पास ये स्ट्रेसेस आते जाएंगे इस तरह 6 7 8। अब हमने ये सारे स्ट्रेस निकाल के उसमें सामने देखना है कि हमारा सिग्मा मैक्सिमम टेंशन में क्या है और सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या है।
तो हमारे पास अगर हम लिख लें तो सिग्मा मैक्सिमम इन कंप्रेशन एंड सिग्मा मैक्सिमम इन टेंशन इज इक्वल टू 20.075 psi 20.075 psi and sigma maximum in compression is equal to -12.11 psi। ये हमने क्या करना है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें पुट करने हैं और फिर इसमें से हमने टॉप और बॉटम पे, और फिर हमें ये कॉर्नर का भी पता चल जाएगा कि कौन से कॉर्नर पे मैक्सिमम लाइक कर रहा है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे। ये हमारे पास ये स्ट्रेस निकालने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे 8 के 8। तो ये हमारे पास था अनसिमेट्रिकल बेंडिंग जब हमारे पास एक्सेस नॉन हो, हमारे पास ये इन शॉर्ट हमारे पास ऐसे मेंबर हो जो मिनिमम एक्सेस से अबाउट सिमेट्रिकल हो। अब हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल बेंडिंग अबाउट अननोन प्रिंसिपल एक्सेस, वो किस तरह होती है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।